जब मैं होश में आई तो मेरी बहन मेरे पति के गले में वरमाला डाल रही थी। मेरे मंगलसूत्र की जगह उसके गले में वही डिजाइन चमक रहा था जो मैंने अपनी शादी में पहना था। 6 महीने पहले दुर्घटना में मुझे गहरी बेहोशी में डाल दिया गया था और उन्होंने सोचा कि मैं कभी नहीं जागूंगी। लेकिन जब मैंने अस्पताल से भागकर अपने ही घर की दहलीज पर कदम रखा तो जो मंजर देखा। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, मेरी बहन दुल्हन बनी बैठी थी और मेरा पति वर था। लेकिन शुरुआत से बताती हूँ कि कैसे मेरी अपनी बहन ने मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान खड़ा किया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा नाम आरती है। 25 साल की उम्र में मेरी शादी रोहित से हुई थी। शादी से पहले मैं एक निजी कंपनी में काम करती थी। अच्छी तनख्वाह थी। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही थी। लेकिन माँ पापा को लगा कि शादी का समय आ गया है, तो मैंने हाँ कर दी। रोहित एक अच्छे घर का लड़का था, कंप्यूटर का इंजीनियर, अच्छी नौकरी, संस्कारी परिवार। पहली मुलाकात में ही लगा कि यह रिश्ता सही रहेगा। उसके चेहरे पर एक ईमानदारी थी, बातों में मिठास थी। मैंने सोचा, हाँ, इस इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पापा ने पूरा दिल खोलकर खर्च किया। 5 दिन तक रस्में चली। मेहंदी, संगीत, हल्दी, फेरे। दहेज में एक गाड़ी, सोने के गहने और 5 लाख रुपए नकद दिए। पापा ने मेरे नाम पर एक मकान भी था, वो भी रजिस्ट्री करवा दी। उन्होंने कहा था, बेटा, ये तेरी अपनी संपत्ति है, तेरे नाम पर है। कभी मुश्किल आए तो तेरा अपना सहारा रहेगा। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था कि पापा की यह बात कितनी दूरदर्शी थी। शादी की रात जब मैं ससुराल आई तो सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। घर की दहली को फूलों से सजाया गया था। सास ने आरती उतारी, मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, अब ये तेरा घर है, यहाँ तू रानी है। मुझे लगा कि मैं सच में एक नए घर में आई हूँ जहाँ मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा। घर की दहली पर पैर रखते ही कलाइयों में चूड़ियां खनक उठीं, जैसे किसी ने स्वागत के घंटे बजा दिए हों। रसोई से आती हल्दी और घी की महक, दीवारों पर टंगे भगवान के फोटो, आंगन में तुलसी का पौधा जिसके पास छोटा सा दिया जल रहा था, सब कुछ एक आदर्श घर जैसा लग रहा था। पहले कुछ महीने वाकई अच्छे रहे। रोहित बहुत ध्यान रखता था। दफ्तर से आते ही पूछता, कैसी रही तुम्हारी दिन भर की? थक गई हो तो मैं चाय बना देता हूँ। कभी कभी वो खुद रसोई में आता और मेरे साथ बर्तन धोता। मैं कहती, अरे, ये मेरा काम है। वो हंसकर कहता, काम किसी का नहीं होता, हम दोनों का घर है। ऐसी बातें सुनकर मुझे लगता, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। सास भी शुरू में बहुत अच्छी थीं। मुझे रसोई के काम सिखाती, कहती, बेटा, यहाँ ऐसे बनाते हैं, जरा इस तरीके से करके देख। हमारे घर में दाल में थोड़ा जीरा ज्यादा डालते हैं, सब्जी में हल्दी कम। उनकी आवाज में एक नरमी थी, हाथों में ममता। जब मैं पहली बार उनके लिए गाजर का हलवा बनाकर ले गई तो उन्होंने एक चम्मच खाया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मेरी माँ जैसा बनाया है तूने। बस इतनी सी तारीफ सुनकर मेरा दिल भर आया। उस दिन मुझे लगा, यह घर सच में मेरा हो गया है। ससुर जी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत स्नेह था। सुबह अखबार पढ़ते हुए जब मैं उनके लिए चाय ले जाती तो वो चश्मे के ऊपर से देखकर धीरे से सिर हिला देते, एक खामोश शुक्रिया। कभी कभी वो अखबार से नजर उठाकर कहते, बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, ज्यादा काम मत करना। घर में एक छोटी ननद भी थी, प्रिया, जो महाविद्यालय में पढ़ती थी। 18 साल की, चंचल, हंसमुख। वो मुझसे काफी घुली मिली थी, मुझे भाभी कहकर बुलाती थी। कभी कभी रात को मेरे कमरे में आकर बैठ जाती और अपने महाविद्यालय की बातें करती। कौन सी लड़की किससे लड़ी, कौन सा अध्यापक उबाऊ है, किस लड़के ने उसे देखा। वो बोलती जाती और मैं सुनती रहती। कभी कभी वो मुझसे पूछती, भाभी, आपकी शादी से पहले कोई था? मैं हंस देती, नहीं रे, तेरे भैया ही पहले और आखिरी हैं। वो कहती, कितना अच्छा है ना भाभी, फिल्मों जैसा प्यार। मैं सुनती और मुस्कुराती रहती।
मुझे अपनी छोटी बहन की याद आ जाती। लेकिन असली मुश्किल मेरी बहन के साथ शुरू हुई। मेरी छोटी बहन का नाम काजल था, मुझसे 3 साल छोटी। जब मैंने शादी की तो वो 22 साल की थी, पढ़ाई में होशियार, स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, दिखने में मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक थी, लंबे बाल जो कमर तक आते थे। जहां मैं थोड़ी सांवली और सीधी सादी थी, काजल में एक चमक थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। जब वो चलती तो लोग मुड़कर देखते, जब वो बोलती तो उसकी आवाज में एक मिठास थी जो सबको लुभाती। लेकिन उसकी शादी के लिए लड़के नहीं मिल रहे थे। मतलब रिश्ते आते थे, अच्छे घरों से आते थे, लेकिन काजल को कोई पसंद नहीं आता था। कभी कहती लड़का बहुत छोटा है, कभी कहती परिवार रूढ़िवादी है, कभी कहती नौकरी में स्थिरता नहीं। पापा परेशान रहते थे। 2-3 बार ऐसा हुआ कि लड़के वाले पसंद करके गए, लेकिन काजल ने मना कर दिया। मम्मी कहती, काजल तो बहुत ज्यादा सोचती है, ऐसे तो कभी शादी नहीं होगी। तेरी बहन देख, उसने कितनी आसानी से हाँ कर दी। काजल हर बार मुंह बिगाड़कर कह देती, मम्मी, मैं जल्दबाजी में गलत फैसला नहीं लेना चाहती। मुझे वो चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरे सपनों को समझे। जब सही मिलेगा तब करूंगी। मैं कभी कभी उससे कहती, काजल, तू इतनी मुश्किल से चुनाव क्यों करती है? कोई परफेक्ट नहीं होता। वो कहती, दीदी, आप नहीं समझोगी, मुझे वो चाहिए जो दिल से जुड़े। मेरी शादी के बाद काजल मेरे ससुराल अक्सर आने लगी। शुरू में तो मुझे अच्छा ही लगा। घर में अपने मायके की कोई हो तो ससुराल में अकेलापन कम लगता है। वो आती, मेरे साथ गप्पे मारती, घंटों बातें करती। कभी हम दोनों छत पर बैठकर चाय पीते, कभी रसोई में साथ खाना बनाते। वो रोहित से भी हंसी मजाक करती। पहली बार जब वो आई तो रोहित से बोली, तो आप है मेरे जीजू जी, जिन्होंने मेरी दीदी को फंसाया। रोहित हंसा, फंसाया नहीं, प्यार से ले आए। काजल ने कहा, हाँ हाँ, यही सब कहते हैं, पर मैं कहती हूँ मेरी दीदी का ख्याल रखिएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, कितनी प्यारी बहन है, घबराओ मत, मैं आरती का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं सोचती, कितना अच्छा है, मेरी बहन को मेरे पति से कोई झिझक नहीं, सबके साथ घुल मिल गई है। सास भी खुश होती, कहती, तेरी बहन बहुत अच्छी है, बिल्कुल अपनी लगती है, इतनी सुंदर है, जल्दी ही इसकी भी अच्छी जगह शादी हो जाएगी। प्रिया को भी काजल पसंद थी। वो दोनों साथ बैठकर फिल्मों की बातें करती, गाने सुनती, नाचती भी। मुझे लगता, कितना सुखी परिवार है। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब लगने लगा। एक दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी। आलू की सब्जी चढ़ी थी, चूल्हे पर रोटियां सेकने की तैयारी थी। हाथों में आटे की लोई थी, माथे पर पसीने की बूंदें। काजल हॉल में रोहित के साथ बैठी थी। मैंने सुना वो रोहित से पूछ रही थी, आपकी कंपनी में काम की कोई जगह है क्या? मुझे भी कुछ काम चाहिए। घर पर बैठे बैठे मन उब गया है। रोहित ने कहा, हाँ, मैं अपने प्रबंधक से बात करता हूँ, देखता हूँ कोई जगह खाली है क्या। तुम्हारी पढ़ाई क्या है? काजल ने अपनी योग्यता बताई। रोहित ने कहा, अच्छा है, शायद कुछ हो जाए। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी जो मुझसे बात करते वक्त कम सुनाई देती थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा, बहन है, काम चाहिए, रोहित मदद कर रहा है तो गलत क्या है। भले इंसान की यही पहचान है कि वो दूसरों की मदद करे। मैंने आवाज लगाई, काजल, चाय पिएगी? काजल ने हॉल से ही चिल्लाकर कहा, हाँ दीदी, लेकिन जरा कम चीनी डालना, मुझे मीठा कम पसंद है। रोहित ने कहा, मेरी भी बना दो। मैं रसोई में खड़ी चाय बनाती रही और हॉल से उनकी हंसी की आवाजें आती रहीं। कभी कभी काजल कुछ कहती और रोहित जोर से हंसता। मैं सोचती, अच्छा है, घर में हंसी खुशी है। फिर एक दिन मैंने देखा, रोहित और काजल दूरभाष पर बात कर रहे थे। रोहित बालकनी में खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। मैंने बस हल्के से पूछा, किससे बात हो रही है? रोहित ने बड़े सहज भाव से कहा, काजल से। बस वो कुछ करियर की सलाह मांग रही थी,
मैं बता रहा था किन कंपनियों में आवेदन करें, जीवन वृत्त कैसे बनाएं, साक्षात्कार में क्या बोले। मैंने कहा, ओह ठीक है। लेकिन मेरे मन में एक छोटी सी खटक गई। क्यों मेरी बहन मुझसे नहीं पूछती, सीधे रोहित से बात करती है? मैंने भी तो नौकरी की है, 3 साल तक काम किया है, मुझे भी तो पता है ये सब। लेकिन मैंने अपने मन को समझाया। शायद उसे लगता है रोहित तकनीकी क्षेत्र में है, उन्हें ज्यादा पता होगा। या शायद वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि मैं घर का काम करती रहती हूँ। हाँ, यही बात होगी। मैं बेकार में सोच रही हूँ। फिर मेरी शादी की पहली सालगिरह आई। रोहित ने 1 हफ्ता पहले कहा, आरती, चलो कहीं बाहर घूम आते हैं, एक छोटा सा सफर करते हैं, शिमला चलें या मनाली। पहाड़ों पर कुछ दिन बिताए। मुझे बहुत खुशी हुई। दिल में एक मीठी सी खुशी फैल गई। मैंने कपड़े निकाल कर रखे, गरम कपड़े, क्योंकि पहाड़ों पर ठंड होगी। होटल देखने लगी, कौन सी जगह अच्छी रहेगी। सास ने भी कहा, जाओ बेटा, अच्छा रहेगा तुम दोनों को थोड़ा साथ बिताने का समय मिलेगा। यहाँ तो घर के कामों में ही लगे रहते हो। मैं मन ही मन खुश थी। पहली सालगिरह, पहला सफर, कितनी यादें बनेंगी, कितनी तस्वीरें खींचेंगे, कितनी जगहें देखेंगे। लेकिन एक दिन पहले अचानक रोहित का दफ्तर से दूरभाष आया, जरूरी बैठक है, यह सप्ताहांत तुम नहीं जा सकते, एक बड़ा ग्राहक आ रहा है, मुझे रुकना होगा। मैं निराश हो गई, दिल बैठ गया। लेकिन समझ गई कि काम जरूरी है, नौकरी से ही तो घर चलता है। रोहित ने कहा, माफी यार, अगले महीने पक्का जाएंगे, मैं वादा करता हूं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम जरूरी है, तुम्हारी नौकरी है, तुम्हें जाना होगा। मैंने अपने सूटकेस में से कपड़े वापस निकालकर अलमारी में रख दिए। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक छोटी सी टीस थी। पहली सालगिरह और हम साथ नहीं मना पाएंगे। लेकिन 2 दिन बाद मुझे पता चला, रोहित ने उस सप्ताहांत में काजल को नौकरी के साक्षात्कार के लिए बेंगलुरु छोड़ा था। प्रिया ने बेधड़क बता दिया, भैया काजल दीदी को बेंगलुरु छोड़ने गए थे ना, वापस कब आएंगे? वो कल आएंगे शायद। मेरे हाथ से जो गिलास पकड़ा था वो लगभग फिसल गया। मैंने किसी तरह संभाला और पूछा, कब गए, कब निकले? प्रिया ने मासूमियत से कहा, परसों सुबह जल्दी निकले थे, भैया ने कहा था बेंगलुरु में काम है। जब मैंने रोहित से दूरभाष पर पूछा तो उसने बड़ी आसानी से कहा, हाँ, उसका साक्षात्कार था एक अच्छी कंपनी में। मैं वैसे भी बेंगलुरु बैठक के लिए जा रहा था तो साथ ले गया। सुबह जल्दी निकलना था, तुम सो रही थी, तुम्हें जगाया नहीं, तुम्हें बताना भूल गया बाद में। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, जैसे ये कोई मामूली बात हो, बिल्कुल सामान्य। मैंने कहा, लेकिन तुमने कहा था दफ्तर में जरूरी बैठक है, इसलिए हम घूमने नहीं जा सकते, अब बेंगलुरु कैसे चले गए? रोहित ने थोड़ा चिढ़कर कहा, आरती, तुम हर बात में शक करती हो क्या? बैठक बेंगलुरु में ही थी, ग्राहक वही मिलना था, मैं अपनी साली की मदद कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? तुम तो खुश होनी चाहिए कि मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रख रहा हूँ। रिश्तेदारों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। मैं चुप हो गई, गला सूख गया था, शब्द नहीं निकल रहे थे। मुझे खुद पर शक होने लगा, क्या मैं वाकई ज्यादा सोच रही हूँ? रोहित सही तो कह रहा है, वो मेरी बहन की मदद कर रहा है। एक अच्छे इंसान को यही तो करना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। शायद मैं ईर्ष्या कर रही हूँ कि मेरी सालगिरह रद्द हो गई और रोहित ने काजल के लिए वक्त निकाला। लेकिन नहीं, ये सोचना गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने खुद को झिड़का और काम में लग गई। बर्तन मांजने लगी, कपड़े धोने लगी। काम में मन लगाया तो थोड़ा ध्यान बढ़ गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में काजल का आना जाना और बढ़ गया। हफ्ते में 3-4 बार आने लगी। कभी कहती, दीदी, मैं यहाँ पास में ही नौकरी के साक्षात्कार के लिए आई थी, सोचा मिल लूं। कभी कहती, दीदी, मम्मी ने कुछ सामान भिजवाया है तुम्हारे लिए, अचार, पापड़, घर का बना मसाला, सूखी सब्जियां। कभी कहती, दीदी, बोर हो रही थी घर पर, कुछ करने को नहीं था, चली आई तुमसे मिलने।
और हर बार वो आती तो रोहित से ज्यादा बातें करती। मैं रसोई में काम कर रही होती और हॉल से उनकी हंसी की आवाजें आती, ऐसी हंसी जैसे कोई बहुत मजेदार बात हो रही हो। कभी कभी मैं झांक कर देखती, काजल कुर्सी पर रोहित के बगल में बैठी होती, दूरभाष में कुछ दिखा रही होती, तस्वीरें शायद, या कोई मजाकिया संदेश। रोहित हंस रहा होता, उसका ध्यान पूरी तरह काजल पर होता। मैं फिर रसोई में लौट आती और प्याज काटने लगती, टमाटर काटने लगती। आंखों में जलन प्याज की थी या किसी और चीज की, मैं खुद नहीं समझ पाती थी। आंसू निकल आते, मैं पोंछ लेती। यह प्यास के आंसू हैं, मैं खुद को समझाती। एक दिन मैंने देखा, काजल ने रोहित के साथ तस्वीर खिंचवाई थी और अपने चित्रों की कहानी पर डाल दी थी। नीचे लिखा था, सबसे अच्छे जीजू जी। मैंने देखा तो दिल में कुछ चुभा, कलेजे में एक तीर सा लगा। तस्वीर में काजल रोहित के कंधे पर हल्का सा झुकी हुई थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। रोहित का हाथ काजल की पीठ के पीछे था। बहुत करीब खड़े थे दोनों। मैंने काजल को दूरभाष लगाया और हल्के से कहा, काजल, यह क्या है? ऐसे सबके सामने तस्वीरें डालना ठीक नहीं लगता। लोग क्या सोचेंगे? काजल ने हंसते हुए कहा, दीदी, तुम भी ना, इतनी सी बात में इतना सोचती हो। जीजू जी तो मेरे लिए भाई जैसे हैं और आजकल सब ऐसे ही करते हैं। चित्रों की कहानी पर तो लोग हर चीज डालते हैं। तुम पुरानी सोच की हो दीदी, जमाना बदल गया है। मैंने कहा, लेकिन काजल, फिर भी। काजल ने कहा, दीदी, तुम बेकार परेशान हो रही हो, कुछ नहीं है ऐसा। और दूरभाष काट दिया। मैं वहीं बैठी रह गई, दूरभाष हाथ में लिए। मन में एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी, एक अनजाना सा डर। रात को जब मैंने रोहित से इस बारे में बात की तो उसने कहा, आरती, ये तो मामूली बात है। आजकल के जमाने में लोग ऐसे ही करते हैं, भाई बहन की तस्वीरें डालते हैं। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। काजल को मैं अपनी बहन जैसा मानता हूँ। तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं मुझ पर? उसकी आवाज में एक तीखापन था। मैं डर गई। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। मैं बस यूं ही कह रही थी। फिर एक शाम रोहित घर देर से आया। घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। आमतौर पर वो 7 बजे तक आ जाता था। उसके कपड़ों से इत्र की हल्की खुशबू आ रही थी। मेरी इत्र नहीं, कोई और, मीठी, तेज, फूलों जैसी। मैंने पूछा, रोहित, इतनी देर कैसे हो गई, कहाँ थे? उसने झोला कुर्सी पर फेंका और कहा, दफ्तर में बहुत काम था। एक परियोजना की समय सीमा नजदीक आ रही है, सबको देर तक रुकना पड़ा। मैंने कहा, ओह। फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, ये इत्र? रोहित ने झल्ला कर कहा, आरती, दफ्तर में लड़कियां भी काम करती हैं, लिफ्ट में, बैठक में लोग होते हैं, किसी की खुशबू लग गई होगी। तुम हर चीज में शक करोगी क्या? मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? अब तुम ये भी पूछोगी कि मैं किसके साथ लिफ्ट में गया? उसकी आवाज तेज हो गई थी, आंखों में गुस्सा था। मैं सहम गई। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रही थी, माफ करना। मैं फिर चुप हो गई। रसोई में जाकर उसके लिए खाना गरम करने लगी। हाथ कांप रहे थे, मन बुझा हुआ था। लेकिन अगले दिन जब मैं रोहित की कमीज धोने के लिए उठाई तो उसकी जेब से एक रसीद निकली, एक भोजनालय का, 2 लोगों के खाने का। मैंने देखा, तारीख कल की थी। 2 पिज्जा, 2 शीतल पेय, 1 मिष्ठान, कुल राशि 900 रुपए। रात 8 बजे का समय लिखा था। मैंने रोहित से पूछा, यह किस दिन का है, किसके साथ खाना खाया? रोहित ने बिना देखे कहा, पता नहीं, शायद सहकर्मी के साथ दोपहर का खाना खाया होगा या किसी ग्राहक के साथ। मैंने कहा, लेकिन यहाँ तो 2 ही लोगों का मंगवाया गया है और समय रात 8 बजे का है। सहकर्मी के साथ बैठक में तो ज्यादा लोग होते हैं ना, और दोपहर का खाना तो दफ्तर में ही खाते हो तुम। रोहित ने गुस्से में कहा, आरती, मैं तुम्हारे हर रसीद का हिसाब देने के लिए मजबूर नहीं हूं। हर छोटी छोटी बात का जवाब देता रहूं। कृपया मुझ पर भरोसा करो। या तुम्हें लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं? तुम मुझे चोर समझती हो? उसकी आंखों में एक चुनौती थी। चेहरा लाल हो गया था। मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से कहा,
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस यूं ही पूछ रही थी। माफ करना, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। मैंने वो रसीद वापस उसे दे दी। रोहित ने झपट कर ली और फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दी। मैं चुप हो गई। मैंने खुद को समझाया, मैं पागल हो रही हूं। रोहित सही है, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। शादी में शक की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हर छोटी बात पर शक किया तो रिश्ता खराब हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। शायद मुझे कोई मानसिक समस्या हो गई है। मैंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। जब चिकित्सक ने बताया तो मैं इतनी खुश हुई कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। दिल में एक अलग ही उमंग भर गई। मैं तुरंत घर भागी। रास्ते भर मुस्कुराती रही। सबसे पहले सास को बताया। वो इतनी खुश हुई कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरा, मेरे सिर को अपने सीने से लगाया और कहा, भगवान ने सुन ली बेटा। अब घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, मेरी गोद भर जाएगी। उन्होंने रसोई से थाली लाकर मेरी आरती उतारी, माथे पर कुमकुम का टीका लगाया। ससुर जी ने दूर से ही सिर हिलाया और मुस्कुराए। उनकी आंखों में भी नमी थी। उन्होंने कहा, बेटा, अब अपना बहुत ध्यान रखना। कोई भी भारी काम मत करना। प्रिया ने मुझे गले लगा लिया। भाभी, मैं मौसी बनूंगी। मैं बच्चे के साथ खेलूंगी। जब रोहित दफ्तर से आया तो मैंने उसे बताया। वो भी बहुत खुश हुआ। उसने मुझे उठाकर घुमाया और कहा, आरती, तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। अब हम 3 होंगे, हमारा अपना छोटा सा परिवार। उसकी आंखों में एक चमक थी। उस रात मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो छोटी छोटी बातें मुझे परेशान कर रही थीं, वो सब मेरी कल्पना थी, मेरा मन का वहम था। अब बच्चा आएगा, घर में खुशियां आएंगी और हम एक पूरा परिवार बनेंगे। रोहित मुझसे और प्यार करेगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गर्भावस्था के तीसरे महीने में मुझे हल्का रक्तस्राव होने लगा। मैं घबरा गई। दफ्तर में बैठी थी जब यह हुआ। तुरंत चिकित्सक के पास गई। चिकित्सक ने जांच की और कहा, आरती, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। कोई तनाव मत लो। घर का कोई भारी काम मत करो। बिस्तर पर रहो ज्यादातर, नहीं तो खतरा हो सकता है। मुझे डर लगने लगा। बच्चे को कुछ हो गया तो मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली। घर पर रहने लगी। सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो सुबह शाम मेरे लिए पौष्टिक खाना बनाती। दूध में बादाम केसर डालकर देती। कहती, बेटा, ये पी ले, बच्चे के लिए अच्छा है। रोहित भी चिंतित था। रोज पूछता, तबीयत कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन मैंने देखा, रोहित फिर देर से घर आया और फिर उसके कपड़ों से वही इत्र की खुशबू आई। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस लेट गई और छत को देखती रही। मन में एक खालीपन था, एक अंधेरा सा छाने लगा था। चौथे महीने में एक दिन काजल घर आई। उसने कहा, दीदी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ, सेहत के लिए अच्छे हैं। उसने सेब, अनार, संतरे, अंगूर रखे। एक बड़ा सा टोकरा भरकर लाई थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी। मैंने कहा, शुक्रिया काजल, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। वो बैठ गई मेरे पास। फिर उसने पूछा, जीजू जी कहाँ हैं? मैंने कहा, दफ्तर में, अभी शाम को आएंगे। वो तब तक बैठी रही जब तक रोहित नहीं आया। 2 घंटे बैठी रही, मुझसे बातें करती रही, लेकिन मुझे लगता था वो घड़ी देख रही है। जब रोहित आया तो काजल की आंखें चमक उठीं। काजल उससे बातें करने लगी। कैसा रहा दिन? दफ्तर में क्या हुआ? नई परियोजना कैसी चल रही है? रोहित भी मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। मैं वहीं लेटी सुनती रही। उनकी बातें, उनकी हंसी। मुझे बुखार सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। काजल 1 घंटे बाद गई। जाते वक्त उसने कहा, दीदी, ध्यान रखना अपना, मैं फिर आऊंगी। मैंने सिर हिलाया। 5वें महीने में एक दिन मैं अपनी मायके गई थी। मम्मी ने कहा था, बेटा, कुछ दिन यहाँ रह जा, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। ससुराल में तो तुझे घर का काम भी करना पड़ता होगा।
यहाँ आराम कर ले। मैं 2 हफ्ते मायके में रही। वहाँ शांति थी, प्यार था। मम्मी रोज मेरे लिए पौष्टिक खाना बनाती, पंजीरी, लड्डू, हलवा। पापा मुझे देखकर मुस्कुरा देते, मेरे सिर पर हाथ फेरते, कहते, बेटा खुश रहे। काजल भी वहीं थी, वो भी मेरा ख्याल रखती, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर कुछ अजीब लगता, जैसे वो कहीं और खोई हुई हो, जैसे उसका मन यहाँ नहीं है। एक दिन मैंने उसे दूरभाष पर किसी से बात करते सुना। वो बालकनी में खड़ी थी, हल्की आवाज में बोल रही थी। मैं पास गई तो उसने फौरन दूरभाष काट दिया। वो हल्की आवाज में कह रही थी, हाँ, वो 2 हफ्ते के लिए यहाँ है, तुम आराम से काम कर सकते हो। जब मैं पहुंची तो उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ ठीक है, बाद में बात करती हूँ, और दूरभाष काट दिया। मुझे समझ नहीं आया वो किससे बात कर रही है। मैंने पूछा, किससे बात कर रही थी? काजल ने चौंक कर कहा, बस एक सहेली से। कुछ नहीं दीदी, तुम आराम करो, मैं अंदर चलती हूँ। और वो भीतर चली गई। मैं वहीं खड़ी रह गई, मन में फिर वही बेचैनी। 2 हफ्ते बाद जब मैं ससुराल लौटी तो घर में कुछ बदला बदला सा लगा। रोहित पहले जैसा नहीं था, वो थोड़ा दूर दूर रहने लगा। जब मैं उससे बात करती तो वो हाँ हूं में जवाब देता। जब मैं उससे पूछती, क्या हुआ, कुछ परेशानी है, तो वो कहता, कुछ नहीं, बस काम का तनाव है, परियोजना का दबाव है। मैं समझ नहीं पाती थी। सास भी कुछ बदली हुई लगी, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही हैं। एक दिन मैंने उन्हें रोहित से फुसफुसाते सुना, बेटा ध्यान रख अपनी बीवी का, वो नाजुक हालत में है, बच्चे के बारे में सोच। रोहित ने कहा, हाँ माँ, मैं जानता हूँ। लेकिन उसकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, एक खालीपन था। छठी महीने में एक दिन मुझे अचानक तेज पेट दर्द हुआ। शाम का वक्त था, मैं रसोई में खड़ी थी। अचानक ऐसा दर्द उठा कि मैं चिल्लाई, रोहित! लेकिन रोहित घर पर नहीं था, दफ्तर से अभी नहीं आया था। सास दौड़कर आईं। उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं लड़खड़ा रही थी। उन्होंने पड़ोस से किसी को बुलाया और मुझे अस्पताल ले गईं। दर्द बहुत तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे पेट में कोई चाकू घुमा रहा है। चिकित्सक ने कहा, बच्चा खतरे में है, पूरा आराम चाहिए, कोई तनाव बिल्कुल नहीं। मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रोहित को दूरभाष लगाया गया। वो 2 घंटे बाद आया। जब आया तो सांस फूली हुई थी। उसने माफी मांगी। मैं एक जरूरी बैठक में था, दूरभाष खामोश था। देखा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे डर लग रहा था, मेरे बच्चे के बारे में, अपने बारे में, सब कुछ के बारे में। रोहित ने मेरा हाथ थपथपाया, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके हाथ में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले होती थी। मैं 3 दिन अस्पताल में रही। बच्चा बच गया, मैं बच गई। चिकित्सक की दवाइयों और देखभाल से हालत सुधरी। लेकिन चिकित्सक ने कहा, अब पूरी तरह से बिस्तर पर आराम, कोई तनाव नहीं, कोई काम नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ लेटे रहो, खाओ, सो। मुझे घर ले जाया गया। सास ने मेरे कमरे में सब कुछ व्यवस्थित किया, नरम गद्दे, तकिए, मुझे खाना खिलाती, दवाइयाँ देती, हर 2 घंटे में पूछती, बेटा कुछ चाहिए, पानी पियोगी, फल खाओगी। रोहित भी आता, लेकिन उसके चेहरे पर एक बोझ सा दिखता, जैसे मैं उसकी जिम्मेदारी बन गई हूं, प्यार नहीं, जैसे वो मजबूरी में मेरे पास आ रहा है। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 7वें महीने में एक दिन मैं बिस्तर पर लेटी थी। दोपहर का वक्त था। रोहित दफ्तर गया हुआ था। सास रसोई में थी, प्रिया महाविद्यालय में थी। घर में सन्नाटा था। बस रसोई से बर्तनों की हल्की आवाज आ रही थी। मुझे प्यास लगी। मैंने देखा, पानी का जग खाली था। मैं धीरे धीरे उठी, पैर लटकाए, चप्पल पहनी, बहुत धीरे धीरे सहारा लेते हुए रसोई की तरफ गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सास ने हाथ पोंछे और दरवाजा खोला। मैंने आवाज सुनी, काजल की। उसने कहा, मौसी जी नमस्ते, दीदी कैसी हैं? सास ने कहा, आजा बेटा, वो कमरे में आराम कर रही है, तुझे देखकर खुश होगी। काजल अंदर आई।
मैं रसोई के दरवाजे के पास खड़ी थी, पर्दे की ओट में। काजल ने मुझे नहीं देखा। वो सीधे हॉल में गई और कुर्सी पर बैठ गई। सास रसोई में लौट आई। काजल ने अपना झोला रखा, फिर अपना दूरभाष निकाला और किसी को संदेश भेजने लगी। कुछ देर बाद उसे किसी का दूरभाष आया। उसने उठाया। मैं वहीं खड़ी रह गई, सुनते हुए। मेरी सांस थम गई। काजल ने कहा, हाँ, मैं उसके घर पर हूं। वो बिस्तर पर है, कहीं नहीं जा सकती। तुम बेफिक्र रहो। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। बस अभी कुछ महीने और, फिर सब कुछ हमारा होगा। मेरे पैर जम गए। कानों में जैसे घंटियां बजने लगीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। सांस फूलने लगी। यह क्या कह रही है? किससे बात कर रही है? मैं वहीं खड़ी सुनती रही, हिल नहीं पाई। काजल ने फिर कहा, हाँ रोहित, मैं जानती हूं, लेकिन अभी धैर्य रखो। प्रसव के बाद हम सब योजना के मुताबिक करेंगे। तुमने वकील से बात की? कागजात तैयार है? संपत्ति के कागजात का क्या हुआ? रोहित, मेरा रोहित। काजल मेरे पति से बात कर रही है। और वो क्या कह रही थी? सब कुछ हमारा होगा? कौन सी योजना? कौन से कागजात? उसने आगे कहा, हाँ जान, चिंता मत करो। वकील ने कहा है ना कि अगर बच्चा है तो तुम्हें हिरासत आसानी से मिल जाएगी और घर, संपत्ति, सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा, क्योंकि तुम पिता हो। आरती के पास कुछ नहीं बचेगा। उसे तो बस तलाक मिलेगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। बच्चे को मैं पालूंगी। एक परफेक्ट फैमिली। मेरे कानों में खून का शोर गूंजने लगा। सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। सांस रुकने लगी। मेरी बहन, मेरा पति, दोनों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया। मुझे बेवकूफ बनाया। मेरे बच्चे को छीनने की योजना बनाई। मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश की। मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे जीते जी मेरी जगह लेने की योजना बनाई। मेरे हाथ दीवार पर टिके थे। मैंने दीवार को कसकर पकड़ लिया, नहीं तो गिर जाती। काजल ने दूरभाष काट दिया और उठकर मेरे कमरे की तरफ जाने लगी। मैं जल्दी से रसोई में घुस गई। सास चूल्हे पर खाना बना रही थीं। मैंने कहा, मौसी जी, पानी। मेरी आवाज कांप रही थी। सास ने मुड़कर देखा। बेटा, तू उठकर क्यों आई? बुला लेती। उन्होंने पानी का गिलास भरा और मुझे दिया। मैंने एक घूंट पिया। गला सूख रहा था, हाथ कांप रहे थे। सास ने पूछा, बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? चेहरा सफेद पड़ गया है। मैंने कहा, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था, अब ठीक हूं। मैं वापस कमरे में चली गई। काजल वहां बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, दीदी कैसी हो? मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूं। केले, पपीता। गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा वैसा ही था, मासूम, प्यारा। वही बड़ी आंखें, वही मुस्कान। लेकिन अब मुझे उसमें कुछ और दिख रहा था। एक चालाकी, एक धोखा, एक सरांध। मैंने कहा, मैं ठीक हूं। काजल थोड़ी देर बैठी रही, बातें करती रही। मैं जवाब देती रही, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। मेरे कान उस बातचीत को बार बार सुन रहे थे। आखिर में काजल उठी और कहा, अच्छा दीदी, मैं चलती हूं। ध्यान रखना अपना। और चली गई। जाते वक्त सास से बोली, मौसी जी नमस्ते, मैं फिर आऊंगी। सास ने कहा, आती रहना बेटा, तेरी दीदी को अच्छा लगता है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं वही आरती नहीं रही जो भोली थी, जो भरोसा करती थी। अब मेरी आंखें खुल गई थीं। अब मैं जानती थी कि मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शाम को जब रोहित आया तो मैंने उसे देखा, वैसे ही, सामान्य। उसने पूछा, कैसी हो? खाना खाया? दवाई ली? मैंने कहा, हाँ। मैं उससे पूछना चाहती थी, तुमने काजल से क्या बात की थी? लेकिन मेरी जुबान नहीं खुली। मुझे डर लग रहा था। अगर मैं पूछूंगी तो क्या होगा? क्या वो मुझसे झूठ बोलेगा या सच बता देगा? और अगर सच बोल दिया तो मैं क्या करूंगी? मेरी हालत ऐसी है कि मैं कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। बच्चा पेट में है। अगर तनाव लिया तो बच्चे को खतरा हो सकता है।
मैं चुप रही, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई थीं। मैं देखने लगी, हर चीज, हर हरकत, हर बात। मैं अब अंधा भरोसा नहीं कर रही थी, अब मैं समझ रही थी। अगले दिन मैंने रोहित का दूरभाष देखने की कोशिश की, लेकिन उसमें कूट शब्द लगा था। पहले कभी कूट शब्द नहीं था। मैंने पूछा, ये कूट शब्द कब लगाया? रोहित ने कहा, दफ्तर की नीति है, सुरक्षा के लिए सभी को लगाना जरूरी है। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने देखा, रोहित रात को स्नान घर में जाकर दूरभाष पर बात करता, पानी चलाकर। जब वापस आता तो मैं पूछती, किससे बात थी? वो कहता, दफ्तर का काम था, एक सहकर्मी से बात हो रही थी। मैं चुप हो जाती। एक दिन मैंने सास से पूछा, मौसी जी, क्या आपने कभी रोहित को काजल के साथ कहीं जाते देखा है? सास ने अजीब सी नजर से मुझे देखा, फिर कहा, बेटा, तू क्यों ऐसी बातें पूछ रही है? तेरी तबीयत ठीक है ना? कहीं बुखार तो नहीं? मैंने कहा, नहीं मौसी जी, बस यूं ही पूछ रही थी। सास ने कहा, बेटा, तनाव मत ले, इन सब बातों से दूर रहे, बच्चे पर असर पड़ेगा, तू आराम कर। मैं फिर चुप हो गई। मुझे एहसास हुआ, मैं अकेली हूं, किसी से कुछ नहीं कह सकती। कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। सब कहेंगे मैं पागल हो गई हूं। गर्भावस्था के कारण मेरा दिमाग खराब हो गया है। 8वें महीने में एक दिन मुझे फिर तेज दर्द हुआ। इस बार ज्यादा तेज। ऐसा लगा जैसे पेट फट जाएगा। मैंने चिल्लाकर सास को बुलाया। सास ने फिर मुझे अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने कहा, समय से पहले प्रसव हो सकता है, स्थिति नाजुक है, हम तैयार रहते हैं। बच्चा अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हमें निकालना होगा। मुझे फिर भर्ती करा दिया गया। रोहित को दूरभाष लगाया। वो आया, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी नहीं थी, बस एक औपचारिकता थी, जैसे वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रोहित, मुझे डर लग रहा है, बच्ची को कुछ हो गया तो? रोहित ने कहा, घबराओ मत, चिकित्सक है ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके हाथ में कोई गर्माहट नहीं थी, उसकी आवाज में कोई प्यार नहीं था, बस एक खोखलापन था। मैं 3 दिन अस्पताल में रही, फिर हालत थोड़ी सुधरी। बच्चा बच गया, मुझे घर भेज दिया गया। चिकित्सक ने कहा, अब बस 1 महीना है, बिल्कुल आराम करो, जरा सी भी लापरवाही नहीं। मैं घर आई। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन मेरी नजर अब बदल गई थी। मैं हर चीज पर ध्यान देती थी, हर बात सुनती थी, हर हरकत देखती थी। और फिर वो रात आई। 9वें महीने की शुरुआत थी। उस रात रोहित फिर देर से घर आया। रात के 9:30 बज गए थे। उसके कपड़ों से फिर वही इत्र की खुशबू। मैंने पूछा, कहाँ थे इतनी देर? उसने कहा, दफ्तर में काम था। मैंने कहा, इतनी रात को? हर दिन देर हो रही है। रोहित ने चिढ़कर कहा, हाँ आरती, क्या मैं रोज तुम्हें हिसाब दूं कि मैं कहाँ था, किससे मिला, क्या किया, क्या खाया? मुझ पर भरोसा नहीं है तो सीधे कहो, मुझे जासूसी पसंद नहीं। मैं बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बस। रोहित ने कहा, बस क्या? मैं थक गया हूं तुम्हारे सवालों से। हर दिन यही, कहाँ थे, किससे बात की, कौन सा इत्र है? मैं अब सोने जा रहा हूं। और वो दूसरे कमरे में चला गया। मैं वहीं बैठी रह गई। आंखों में आंसू थे, पेट में बच्चा हिल रहा था। मैंने पेट पर हाथ रखा और सोचा, मेरे बच्चे, तेरे पापा तुझे प्यार नहीं करते, वो तुझे छीनना चाहते हैं, लेकिन मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। अगले दिन मैंने एक फैसला लिया। मुझे सच जानना है, चाहे जो हो। मुझे सबूत चाहिए। मैंने प्रिया को बुलाया। प्रिया अब मेरी एकमात्र सहेली थी, जिस पर मैं भरोसा कर सकती थी। मैंने उससे कहा, प्रिया, मुझे एक काम करना है, तू मेरी मदद करेगी? प्रिया ने हैरानी से पूछा, क्या भाभी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैंने कहा, प्रिया, मुझे रोहित का दूरभाष देखना है। कूट शब्द पता है तुझे? प्रिया ने और हैरानी से देखा, फिर धीरे से कहा, भाभी क्या हुआ? भैया ने कुछ किया? मैंने कहा, बस बता, पता है? प्रिया ने कहा, भैया का जन्मदिन है, कूट शब्द।
2 नवंबर 1999। लेकिन भाभी, आप ये सब क्यों? मैंने कहा, कुछ मत पूछ। बस इतना कर कि जब रोहित नहा रहा हो तो उसका दूरभाष मेरे पास ले आ। प्रिया ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उसने मेरी बात मान ली। अगले दिन शाम को प्रिया ने वैसा ही किया। रोहित स्नान करने गया। प्रिया उसका दूरभाष मेरे पास ले आई। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कन तेज थी। मैंने कूट शब्द डाला। खुल गया। मैंने सीधे संदेश खोले और जो मैंने देखा उससे मेरी जमीन हिल गई। मेरी दुनिया उजड़ गई। काजल के साथ सैकड़ों संदेश, प्यार भरे संदेश। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस कुछ दिन और, फिर हम साथ होंगे। आरती को कुछ पता नहीं, वो बेवकूफ है। उसे शक तक नहीं। मैं उससे प्यार नहीं करता, बस तुम्हें चाहता हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सांस रुक गई। छाती में ऐसा दर्द उठा जैसे कलेजा फट गया हो। मैंने और नीचे खिसकाया और फिर मैंने एक संदेश देखा जिसने मेरी रूह कांपा दी। रोहित ने लिखा था, बस प्रसव हो जाए, फिर हम तलाक की कार्यवाही शुरू करेंगे। वकील ने कहा है कि अगर बच्चा है तो मुझे हिरासत मिल जाएगी। पिता होने के नाते मेरा हक ज्यादा मजबूत है। फिर घर, संपत्ति, सब कुछ मेरा होगा क्योंकि मैं पति हूं। और आरती के पास कुछ नहीं बचेगा। तलाक के बाद बच्चा भी मेरे पास रहेगा। फिर तुमसे शादी कर लूंगा। तुम बच्चे की माँ बनोगी। काजल ने जवाब दिया था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जान। बस अब जल्दी करो। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। आरती तो बस एक रुकावट है। मेरे हाथों से दूरभाष लगभग गिर गया। मैंने किसी तरह संभाला। पूरा शरीर कांपने लगा। छाती में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने चाकू घोंप कर मरोड़ दिया हो। मेरी बहन, मेरा पति, दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा धोखा किया। मुझे बेवकूफ बनाया। महीनों तक मेरी आंखों में धूल झोंकी। मेरे बच्चे को छीनने की योजना बनाई। मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश की। मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की तैयारी कर रहे थे। प्रिया ने घबराकर पूछा, भाभी, क्या हुआ? आपका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस रोने लगी। आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंसू बह रहे थे। प्रिया ने दूरभाष उठाया, पर्दा देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने कहा, भैया ने ये क्या किया? ये तो नहीं, ये कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसे रोका, चुप, किसी को कुछ मत बताना, कसम खा। प्रिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, लेकिन भाभी, ये तो बहुत गलत है। मम्मी को बताना होगा, पापा को बताना होगा। मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं, प्लीज, मुझे सोचने दो। पहले मुझे सबूत इकट्ठा करने दो। प्रिया ने दूरभाष वापस रखा और चली गई। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उस रात मैं सो नहीं पाई। रोहित बगल में सो रहा था। मैं उसे देखती रही, घंटों देखती रही। ये वही इंसान है जिससे मैंने प्यार किया, जिस पर अंधा भरोसा किया, जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, जिससे शादी की, जिसके बच्चे को पेट में रखा हूं, और ये मुझे बर्बाद करने की योजना बना रहा है। मेरी अपनी बहन के साथ, मेरी अपनी छोटी बहन, जिसे मैंने बचपन से पाला, प्यार किया, जिसके लिए मैंने अपनी चीजें छोड़ी, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की। वही बहन मेरे पति के साथ मेरे बच्चे की मां बनने की योजना बना रही है। अगले दिन से मैंने अभिनय करना शुरू कर दिया। मैं रोहित के सामने सामान्य रहने लगी, मुस्कुराती, बात करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी। हर रात रोती, तकिए में मुंह दबाकर रोती ताकि आवाज न निकले। हर दिन सोचती, मैं क्या करूं? मेरी हालत ऐसी है कि मैं कहीं जा नहीं सकती। बच्चा होने वाला है, किसी से कह नहीं सकती। मायके जाऊंगी तो क्या कहूंगी? तुम्हारी बेटी मेरे पति के साथ भाग रही है। पापा का दिल टूट जाएगा। मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और मेरे पास सबूत भी क्या है? दूरभाष में संदेश देखे हैं,
लेकिन वो अब मिटा दिए होंगे शायद। मैंने प्रिया से कहा, एक काम कर, रोहित के दूरभाष की पर्दे के चित्र ले, जितने हो सके। प्रिया ने अगले कुछ दिनों में कई चित्र खींचे और मुझे दिए। मैंने वो चित्र अपने दूरभाष में छुपा लिए, गुप्त मंडली में। यह सबूत था। लेकिन फिर क्या? मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? अभी तो प्रसव होने वाला है, उसके बाद सोचूंगी। और फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से उलट दी। प्रसव की तारीख करीब आ रही थी। चिकित्सक ने कहा था, अब कभी भी हो सकता है, तैयार रहो। मैं घर में आराम कर रही थी। एक दिन मुझे जरूरी काम से बैंक जाना था। कुछ कागजात पर दस्तखत करने थे, पापा की दी हुई संपत्ति से जुड़े कागजात। मैंने सास से कहा, मौसी जी, मुझे बैंक जाना है, कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत करने हैं। सास ने कहा, बेटा, अकेले मत जा, तेरी हालत नाजुक है, किसी को साथ ले जा। मैंने कहा, ठीक है, मैं चालक को साथ ले जाऊंगी। मैं तैयार होकर निकली। चालक गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठी थी। हाथ में कागजों का लिफाफा था। बैंक पहुंचने में 10 मिनट का वक्त था। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क पर भीड़ थी, गाड़ियां थीं, और तभी अचानक एक माल ढोने वाला वाहन गलत तरफ से आया, बहुत तेज रफ्तार में। चालक ने ब्रेक मारे, लेकिन देर हो गई। एक जोरदार टक्कर, धातु के टकराने की भयंकर आवाज, शीशे टूटे, चारों ओर कांच के टुकड़े उड़े, गाड़ी घूम गई। मेरा सिर कहीं टकराया, तेज दर्द, फिर अंधेरा, और फिर सब कुछ काला हो गया। कुछ भी नहीं, बस खालीपन। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी, लेकिन कुछ अजीब था। मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी, शरीर हिला नहीं पा रही थी, हाथ पैर कुछ भी नहीं हिल रहे थे, बस सुन सकती थी। मेरे कान काम कर रहे थे, मेरा दिमाग काम कर रहा था, लेकिन शरीर बिल्कुल जवाब दे गया था। मैंने आवाजें सुनी, चिकित्सक की, परिचारिका की। किसी ने कहा, रोगी गहरी बेहोशी में है, मस्तिष्क में चोट लगी है। किसी ने कहा, बच्चा बच गया, शल्य क्रिया हुई। किसी ने कहा, लेकिन मां की हालत गंभीर है, पता नहीं कब होश आएगा, या आएगा भी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। गहरी बेहोशी। मैं गहरी बेहोशी में थी। मैं सुन सकती थी, मेरा दिमाग काम कर रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। मेरा शरीर जवाब दे गया था, और मेरा बच्चा बच गया। शल्य क्रिया हुई, मतलब पेट चीर कर निकाला, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकती, छू नहीं सकती। फिर मैंने रोहित की आवाज सुनी। वो चिकित्सक से पूछ रहा था, कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? चिकित्सक ने कहा, कह नहीं सकते, हफ्ते लग सकते हैं, महीने, साल। ये गहरी बेहोशी की अवस्था है, मस्तिष्क में चोट है, कभी ठीक हो सकता है, कभी नहीं भी। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। रोहित ने कहा, समझ गया, बच्चा कहाँ है? चिकित्सक ने कहा, शिशु कक्ष में, स्वस्थ लड़का, सब कुछ सामान्य है। लड़का, मेरा बेटा। मैं उसे देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, गले लगाना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बस लेटी रह सकती थी, सुन सकती थी, कुछ और नहीं। अगले कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ सुना। सास आईं, रोते हुए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा उठ जा, तेरे बच्चे को तेरी जरूरत है। मैं तेरी माँ हूं, लेकिन असली माँ तू है। उठ जा बेटा। उनकी आवाज टूट रही थी। प्रिया आई। उसने मेरे माथे पर हाथ फेरा और कहा, भाभी कृपया उठो, मुझे आपकी जरूरत है। मम्मी रो रही हैं, घर में सन्नाटा है। ससुर जी आए। उन्होंने बस मेरी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें नम थीं, फिर चुपचाप चले गए। मम्मी पापा आए। मम्मी फूट फूट कर रोई, मेरे माथे पर हाथ फेरती रहीं, कहती रहीं, बेटा मेरी बच्ची, उठ जा, तेरी मम्मी है। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मेरी ताकत, मेरा गर्व, तू हार मत मान, तू लड़ती रहे, तू जिंदा है, मुझे पता है, तू सुन रही है, तू वापस आएगी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन काजल नहीं आई। पूरे 1 हफ्ते तक काजल नहीं आई। और रोहित रोज आता, 5 मिनट बैठता और चला जाता। कोई भावना नहीं, कोई प्यार नहीं, बस एक औपचारिकता।
मुझे लगता जैसे वो अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। एक दिन मैंने रोहित को दूरभाष पर बात करते सुना। वो कमरे के कोने में खड़ा था, धीरे से बोल रहा था, लेकिन मैं सुन सकती थी। उसने कहा, हाँ, चिकित्सक ने कहा संभावना बहुत कम है कि वो ठीक हो। मस्तिष्क में गंभीर चोट है। तुम चिंता मत करो, हम अपनी योजना जारी रखेंगे, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। सामने से आवाज काजल की थी। कितना इंतजार? मुझसे और नहीं होगा। रोहित ने कहा, 6 महीने। अगर 6 महीने में नहीं उठी तो चिकित्सक कानूनी तौर पर उसे मस्तिष्क मृत घोषित कर देंगे। फिर हम जीवन समर्थन हटा सकते हैं। फिर सब कुछ हमारा, घर, संपत्ति, बच्चा, सब कुछ। मेरी रूह कांप गई। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जिंदा दफन हो रही हूँ। मेरा पति मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। मेरी बहन उसके साथ है। वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, जीवन समर्थन हटा दें, मुझे मार डालें। और मैं यहाँ लाचार पड़ी हूँ, कुछ नहीं कर सकती, चिल्ला नहीं सकती, रो नहीं सकती, बस सुन सकती हूँ। काजल ने कहा, और बच्चा? रोहित ने कहा, बच्चा मेरा है। कानून में पिता को हिरासत मिलती है। तुम उसकी माँ बनोगी, हम उसे साथ पालेंगे। काजल ने कहा, लेकिन रोहित, अगर वो उठ गई तो? रोहित ने कहा, नहीं उठेगी, चिकित्सक ने साफ कहा है। और अगर उठी भी तो हम तलाक ले लेंगे। बच्चा मेरे पास रहेगा, संपत्ति भी मेरी। वकील ने सब बता दिया है। काजल ने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन जल्दी करो। उस दिन से मैंने खुद से एक वादा किया, मैं जिंदा रहूंगी, चाहे जो हो, मैं वापस आऊंगी, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, और इन दोनों को सजा देने के लिए। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं मरूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू की, अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की, रोज, हर पल, आंखें खोलने की कोशिश की, हर दिन, हर घंटे। कभी कभी थोड़ी सी हरकत होती, उंगली में हल्की सी झुरझुरी, पलक में हल्की सी कंपी, फिर से सब शांत हो जाता। लेकिन मैं हार नहीं मानी, मैं कोशिश करती रही। 4 महीने बीत गए। मैं अभी भी गहरी बेहोशी में थी, लेकिन अब मेरी उंगलियां थोड़ी हिल सकती थीं, बहुत थोड़ी, लेकिन हिलती थीं। चिकित्सक ने कहा, शायद कुछ सुधार हो रहा है, मस्तिष्क की गतिविधि बढ़ रही है, लेकिन पक्का कुछ नहीं कह सकते, अभी भी लंबा रास्ता है। रोहित ने कोई खुशी नहीं दिखाई, उसने बस कहा, ठीक है, और चला गया। 5वें महीने में एक दिन मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, बहुत थोड़ी। परिचारिका ने देखा और चिल्लाई, चिकित्सक साहब, रोगी ने आंखें खोलीं। चिकित्सक दौड़े आए, उन्होंने जांच की, कहा, बहुत अच्छा संकेत है, चेतना लौट रही है, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा। रोहित को बुलाया गया, वो आया। मैंने उसे धुंधला सा देखा, पहली बार 5 महीने में उसका चेहरा देखा, वही चेहरा, लेकिन अब मुझे उसमें कुछ और दिखता था, झूठ, धोखा, विश्वासघात। लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी, मैं कुछ कह नहीं सकती थी। रोहित ने चिकित्सक से पूछा, कब तक पूरी तरह ठीक होगी? चिकित्सक ने कहा, धीरे धीरे, हफ्ते लगेंगे, महीने, समय लगेगा। रोहित के चेहरे पर निराशा थी, हल्की सी, लेकिन मैंने देखी। अगले हफ्ते मैं थोड़ा और जागने लगी। अब मैं आवाजें साफ सुन सकती थी, लोगों को देख सकती थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी। हाथ पैर अभी भी नहीं हिल रहे थे। प्रिया आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भाभी, आप वापस आ रही हैं। मुझे पता था आप हार नहीं मानेंगी, आपको अपने बेटे के लिए वापस आना ही था। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। मैं उसे बताना चाहती थी, मुझे सब पता है, मैंने सब सुना है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। प्रिया ने मेरी आंखों में आंसू देखे, उसने पोंछे, कहा, भाभी, रोइए मत, आप ठीक हो जाएंगी, मैं आपके साथ हूं। 6ठे महीने में मुझे थोड़ा हिलना डुलना आने लगा। शारीरिक चिकित्सा शुरू हुई। चिकित्सक मेरे हाथ पैर हिलाते। धीरे धीरे मैं बैठने लगी, खड़े होने की कोशिश करने लगी। चिकित्सक ने कहा, यह चमत्कार है।
लेकिन अभी भी बोलने में दिक्कत है। आवाज लौटने में वक्त लगेगा। गले की मांसपेशियां काम नहीं कर रही हैं। मैं अपने बच्चे को देखना चाहती थी। मैंने इशारों से कहा। उन्होंने उसे लाया। 6 महीने का, गोल मटोल, गोरा, मेरा बेटा, मेरा खून। मैंने उसे छूने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे। वो मुस्कुराया, छोटी सी मुस्कान। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा बच्चा, मेरी जान। 7वें महीने में मुझे धीरे धीरे बोलना आने लगा। पहले बस आवाज, फिर शब्द, अ आ ई ई, फिर माँ, बा, फिर छोटे शब्द, पानी, खाना। चिकित्सक ने कहा, जल्दी ही आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे। मुझे घर ले जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती थी। वहां रोहित था और शायद काजल भी। मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती थी। नहीं अभी। अभी मैं कमजोर हूं। अभी मैं लड़ नहीं सकती। एक दिन प्रिया अकेली आई। मैंने उससे धीरे से पूछा, घर पर क्या हो रहा है? मेरी आवाज कमजोर थी, टूटी हुई। प्रिया ने कहा, भाभी, बहुत बुरा हो रहा है। काजल दीदी रोज आती हैं। वो और भैया साथ बहुत वक्त बिताते हैं। सास जी को शक हो गया है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही हैं। उन्होंने एक बार भैया से पूछा, बेटा, काजल इतना क्यों आती है? ये ठीक नहीं लग रहा। भैया ने कहा, माँ, वो आरती की बहन है। अपनी बहन से मिलने आती है और बच्चे को देखने। कुछ गलत नहीं है, लेकिन मम्मी को शक है। मैंने कहा, मेरे बेटे का ख्याल कौन रख रहा है? प्रिया ने कहा, सास जी और मैं। भैया तो बस दिखावे के लिए देखते हैं। दूध पिलाना, नहलाना सब मम्मी करती हैं। काजल दीदी कभी कभी बच्चे को गोद में लेती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल टूट गया। मेरा बच्चा अपने बाप से प्यार के लिए तरस रहा है, क्योंकि उसके बाप को किसी और से प्यार है। और मेरी बहन मेरे बच्चे को गोद में ले रही है, अपने बच्चे की तरह। मैंने प्रिया से कहा, एक काम कर, मुझे वो चित्र दे जो तूने रोहित के दूरभाष के खींचे थे। प्रिया ने कहा, वो तो मेरे दूरभाष में है। मैंने कहा, मुझे भेज दे, मेरे दूरभाष पर। और किसी को मत बताना कि मैं ठीक हो रही हूं। अभी मत बताना। प्रिया ने कहा, ठीक है भाभी, लेकिन क्यों? आप क्या सोच रही हैं? मैंने कहा, बस करना, मुझ पर भरोसा कर। प्रिया ने कहा, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। प्रिया ने वो चित्र मुझे भेजे। मैंने उन्हें अपने दूरभाष में सुरक्षित किया, कई जगह। मेरे दूरभाष में, बादल भंडारण में, अपने विश्वसनीय पत्र में। फिर मैंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो इन दोनों को उनकी औकात दिखा दे, जो उन्हें सजा दे, जो मेरे बच्चे को बचा ले। 8वें महीने तक मैं लगभग ठीक हो गई थी। चल सकती थी, बोल सकती थी। बस थोड़ी कमजोरी थी। शरीर में ताकत कम थी, लेकिन मैं ठीक थी। चिकित्सक ने कहा, अब आप घर जा सकती हैं। आप चमत्कारी तरीके से ठीक हो गई हैं। लेकिन मैंने कहा, नहीं चिकित्सक साहब, मुझे यहाँ कुछ और दिन रहने दीजिए। शारीरिक चिकित्सा जारी रखनी है। चिकित्सक ने कहा, ठीक है, लेकिन आपके परिवार को बता दें, वो चिंतित हैं। मैंने कहा, जी, मैं बात करूंगी। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं लगभग ठीक हो गई हूं। मैंने रोहित से दूरभाष पर बात की, लेकिन धीरे और कमजोर आवाज में, जैसे अभी भी बहुत बीमार हूं। उसने पूछा, कब घर आओगी? मैंने कहा, चिकित्सक ने कहा, अभी कुछ हफ्ते और। शरीर बहुत कमजोर है। रोहित ने कहा, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाओ। और दूरभाष काट दिया। कोई चिंता नहीं, कोई प्यार नहीं, बस एक औपचारिकता। फिर मैंने अपने पापा को दूरभाष लगाया। पापा ने दूरभाष उठाया। बेटा, कैसी है तू? आवाज कमजोर लग रही है। मैंने कहा, पापा, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। पापा ने कहा, बोल बेटा, क्या हुआ? मैंने कहा, पापा, अकेले अस्पताल आइए, किसी को मत बताइए, खासकर काजल को नहीं। पापा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? काजल को क्यों नहीं बताना? मैंने कहा, बस आइए, आपको सब समझ आ जाएगा। पापा ने कहा, ठीक है बेटा,
मैं कल आता हूँ। अगले दिन पापा अस्पताल आए, अकेले। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, शुरू से। रोहित और काजल के संबंध के बारे में, उनकी साजिश के बारे में, दूरभाष के संदेश के बारे में, जो मैंने सुना था जब मैं बेहोश थी। मैंने उन्हें वो चित्र दिखाए जो प्रिया ने खींचे थे। पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, काजल ने ये किया? मेरी अपनी बेटी ने अपनी बहन के साथ विश्वासघात किया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा, हाँ पापा, ये सच है। मैंने खुद सुना है। पापा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बैठ गए, सिर पकड़ लिया, बोले, मैंने कहाँ गलती की? मैंने दोनों बेटियों को एक जैसा प्यार दिया, एक जैसी परवरिश दी। फिर काजल ने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, पापा, अब रोने का वक्त नहीं। अब मुझे आपकी मदद चाहिए। पापा ने आंसू पोंछे, कहा, बता बेटा, क्या करना है? मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा, पापा, मुझे एक वकील चाहिए, एक अच्छा वकील। और मुझे घर की चाबी चाहिए, जो घर आपने मेरे नाम किया था। पापा ने कहा, घर की चाबी? क्यों बेटा? मैंने कहा, वो घर मेरे नाम पर है, मेरी अपनी संपत्ति है, मुझे उसकी चाबी चाहिए। पापा ने कहा, वो तो मेरे पास है, कागजात भी सब तेरे नाम पर हैं। मैंने कहा, वो मुझे दे दीजिए और एक अच्छे वकील से मिलवाइए। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, जो तू कहेगी। तू मेरी बेटी है, मैं तेरे साथ हूं। अगले दिन पापा एक वकील के साथ आए। वकील साहब अनुभवी थे, नामी थे। मैंने वकील साहब को सब कुछ बताया, पूरी कहानी, सबूत दिखाए, दूरभाष के चित्र। वकील साहब ने कहा, यह एक मजबूत मामला है। हम तलाक और हिरासत दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही धोखाधड़ी का मामला भी, षड्यंत्र का भी। ये लोग जेल जा सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अभी कुछ मत कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कब। पहले मैं इन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इनका असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती हूँ। वकील साहब ने कहा, जैसा आप कहें, लेकिन जल्दी कीजिएगा, देर करना ठीक नहीं। फिर मैंने प्रिया को बुलाया। मैंने उससे पूछा, आज घर पर क्या हो रहा है, कुछ खास? प्रिया ने कहा, भाभी, कल काजल दीदी की शादी है। मेरा दिल रुक गया, सांस थम गई। शादी? किससे? मुझे तो पता था, लेकिन फिर भी सुनना चाहती थी। प्रिया ने कहा, भैया से। मैं स्तब्ध रह गई, लेकिन मुझे पता था ये होने वाला है। प्रिया ने आगे कहा, भाभी, उन्होंने कहा है कि ये एक छोटा सा धार्मिक समारोह है, घर पर ही होगा, बस परिवार के कुछ लोग। सास जी ने बहुत मना किया, रोईं, गिड़गिड़ाईं, लेकिन भैया ने कहा, माँ, आरती शायद कभी नहीं आएगी। चिकित्सक ने कहा है, उम्मीद बहुत कम है। 8 महीने हो गए हैं। मैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बच्चे को माँ की जरूरत है। काजल मेरा साथ देगी, मेरी परवाह करेगी। सास जी रो पड़ी, लेकिन भैया ने किसी की नहीं सुनी। ससुर जी ने भी कहा, बेटा, ये गलत है, लेकिन भैया नहीं माने। मैं सुनती रही। तो ये था उनका अंतिम दाव, मुझे मरा हुआ मानकर शादी कर लेना। और फिर अगर मैं वापस आई तो तलाक, और अगर नहीं आई तो वैसे भी वो दोनों साथ, और मेरा बच्चा उनके पास, और मेरी सारी संपत्ति भी। मैंने प्रिया से पूछा, शादी कब है, कितने बजे? प्रिया ने कहा, कल शाम 6 बजे, घर पर। मैंने कहा, ठीक है, तू एक काम कर, किसी को मत बताना कि मैं ठीक हो गई हूं, किसी को नहीं, ये राज रख। और कल शाम 5 बजे मुझे दूरभाष करना और बताना कि क्या हो रहा है। प्रिया ने कहा, ठीक है भाभी, लेकिन आप क्या करने वाली हैं? मैंने कहा, तू बस ये कर जो मैं कह रही हूं, बाकी मैं संभाल लूंगी। अगले दिन मैंने तैयारी की। मैंने अपने कपड़े पहने, एक सफेद साड़ी, सादी, सफेद, बिना किसी सजावट के। विधवाओं जैसी नहीं, बल्कि शुद्धता जैसी। पापा ने घर की चाबी दी थी, कागजात दिए थे, वो मैंने झोले में रखे। वकील साहब ने कुछ कानूनी कागजात दिए थे, वो भी। मैंने अपने बेटे की तस्वीर देखी, 6 महीने का मासूम चेहरा, मेरा बेटा, मेरी ताकत, मेरी जान। आज मैं तेरे लिए लड़ूंगी।
आज मैं तुझे बचाऊंगी। शाम 5 बजे प्रिया ने दूरभाष लगाया। उसने कहा, भाभी, पंडित जी आ गए हैं। मंडप सजाया जा रहा है, फूलों से, रोशनी से। भैया तैयार हो रहे हैं, शेरवानी पहन रहे हैं। काजल दीदी दुल्हन बनी बैठी हैं। लाल लहंगा पहना है, सोने के गहने, मेहंदी लगाई है। बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही हैं। सास जी रो रही हैं कमरे में। ससुर जी मुंह लटकाए बैठे हैं। कुछ रिश्तेदार आए हैं। सब हैरान हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूं। प्रिया ने कहा, भाभी, संभल कर आना, मैं दरवाजा खुला रखूंगी। मैंने सवारी बुलाई, अस्पताल से निकली। पूरे रास्ते मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ कांप रहे थे। मुझे डर लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ताकत भी महसूस हो रही थी। गुस्सा था, बहुत गुस्सा, लेकिन ठंडा गुस्सा। मैं हार नहीं मानूंगी। नहीं, अब अब मैं लड़ूंगी। अब मैं जीतूंगी। 6 बजे मैं अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। वही घर जहां मैंने अपनी शादी के बाद कदम रखा था। वही दरवाजा जहां से मैं दुल्हन बनकर आई थी। आज मैं फिर आ रही हूं, लेकिन अब दुल्हन नहीं, योद्धा हूं। मैंने घंटी बजाई। एक नौकर ने दरवाजा खोला। उसने मुझे देखा और चीख मारी, आरती बहू जी, भगवान, आप! उसकी आवाज कांप रही थी। चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे भूत देखा हो। मैंने उसे संकेत किया, चुप, आवाज मत करो। मैं अंदर गई, धीरे से। हॉल में मंडप सजा था। लाल कपड़े, पीले फूल, रोशनी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। धूप की खुशबू, घंटियों की आवाज। रोहित वर के कपड़ों में बैठा था। क्रीम रंग की शेरवानी, सिर पर साफा, गले में फूलों की माला, और काजल, मेरी बहन, दुल्हन बनी बैठी थी। लाल लहंगा, चमकते गहने, सिर पर घूंघट, हाथों में मेहंदी, गले में मंगलसूत्र की तैयारी। वही डिजाइन जो मेरा था। मैं वहीं रुक गई, दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रही। हॉल में कुछ रिश्तेदार बैठे थे, 10-15 लोग। किसी ने मुझे देखा और चिल्लाया, आरती! बाकी सबने मेरी तरफ देखा। सन्नाटा छा गया। मंत्र रुक गए। रोहित ने देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे खून सूख गया हो। काजल ने घूंघट उठाकर देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं, मुंह खुला रह गया। सास रसोई से दौड़ी आई, बेटा, तू! आरती, तू आ गई! वो रोने लगी। मुझे गले लगाने दौड़ी। मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने उन्हें धीरे से, प्यार से अलग किया। फिर मैं मंडप की तरफ गई, धीरे धीरे, कदम दर कदम। पंडित जी ने मंत्र पूरी तरह रोक दिए। सब लोग मुझे देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस देख रहे थे, जैसे कोई नाटक चल रहा हो। मैंने रोहित को देखा। उसकी आंखों में डर था, घबराहट थी। मैंने काजल को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लहंगा पकड़े हुए। मैंने कहा, बहुत खूबसूरत मंडप सजाया है। फूल भी अच्छे हैं, रोशनी भी। लेकिन एक दिक्कत है, दूल्हे की पहले से शादी हो चुकी है, और दुल्हन, वो मेरी बहन है। सन्नाटा। पूरे हॉल में सन्नाटा। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सब मुझे देखते रहे। रोहित ने खड़े होने की कोशिश की, कांपते हुए। उसने कहा, आरती, ये तुम। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। मैंने कहा, बोलो मत रोहित, एक शब्द भी नहीं। मैंने सब सुन लिया है। तुम दोनों की सारी बातें, सारे संदेश, सारी साजिश। जब मैं बेहोश थी, तब भी मैं सुन रही थी। तुमने सोचा मैं मर गई, लेकिन मैं जिंदा हूं, और अब मैं यहां हूं। मैंने अपने झोले से दूरभाष निकाला और चित्र दिखाए। मैंने कहा, ये देखो, तुम्हारे प्यार के संदेश, मेरे बच्चे को छीनने की योजना, मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश, मेरी जान लेने की तैयारी, सब कुछ यहाँ है। हर एक शब्द, हर एक योजना। कमरे में सब लोग हड़बड़ा गए। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। रिश्तेदारों ने एक दूसरे से बातें करनी शुरू की। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? काजल ने घूंघट फेंका, खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, बस गुस्सा था।
तैश था। उसने कहा, दीदी, तुम समझती नहीं हो। रोहित मुझसे सच्चा प्यार करता है। तुमसे उसने सिर्फ मजबूरी में शादी की थी। परिवार का दबाव था, लेकिन दिल से वो हमेशा मुझे चाहता था। मैंने कहा, मजबूरी? शादी के बाद साल भर तक वो मुझसे खुश था, मुझसे प्यार करता था। फिर तुम आई। तुमने उसे बहकाया, अपने जाल में फंसाया। काजल ने कहा। मैंने नहीं, उसने मुझसे पहले कहा। पहली बार जब मैं तुम्हारे घर आई, उसने मुझे देखा। उसे मुझसे प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार। तुम बीच में आ गई थी, एक रुकावट थी। मेरे हाथ मुट्ठी बंधे, नाखून हथेलियों में गड़ गए। मैंने कहा, मैं बीच में आ गई? मैं रुकावट थी? मैं उसकी पत्नी हूँ, कानूनी पत्नी। मैंने उससे शादी की, 7 फेरे लिए। मैंने उसका घर बसाया, उसकी सेवा की, उसके बच्चे को जन्म दिया। और तुम कह रही हो मैं बीच में आ गई? तुम मेरी बहन हो, मेरी अपनी बहन। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया? काजल ने कहा। प्यार में शर्म कैसी? प्यार किसी को देख कर नहीं होता। और वैसे भी तुम तो बेहोश थी। हमने सोचा तुम कभी नहीं उठोगी। चिकित्सक ने भी यही कहा था। रोहित को अपनी जिंदगी जीने का हक है। बच्चे को माँ की जरूरत है। मैं वो माँ बन सकती थी। मैंने कहा, हाँ, मैं बेहोश थी। और तुम दोनों ने मेरे मरने का इंतजार किया, मेरी जान लेने की योजना बनाई। 6 महीने का इंतजार, फिर जीवन समर्थन हटा देना, मुझे मार डालना। मैंने सब सुना है, हर एक शब्द। जब मैं बेहोश थी, तब भी मेरे कान काम कर रहे थे, मेरा दिमाग काम कर रहा था। मैंने तुम दोनों की हर बात सुनी, हर योजना। रोहित ने कहा, आरती, ये गलतफहमी है। हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा, गलतफहमी? झूठ मत बोलो रोहित। मैंने तुम्हारे दूरभाष के संदेश देखे हैं। मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं। तुमने लिखा था, प्रसव के बाद तलाक, बच्चे की हिरासत, संपत्ति हड़पना, फिर काजल से शादी। ये सब मेरी गलतफहमी है? रोहित चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा सफेद था, हाथ कांप रहे थे। मैंने सास की तरफ देखा। वो कमरे के कोने में खड़ी रो रही थीं। मैंने कहा, मौसी जी, मुझे माफ करना। मैं आपके घर में अशांति ले आई। सास ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तेरी गलती नहीं, ये मेरे बेटे की गलती है। मैंने उसे गलत संस्कार दिए शायद। मैंने उसका सिर पकड़ा और उससे माफी मांगी। लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकती। उसने तेरे साथ जो किया, जो सोचा, वो अक्षम्य है। तू मेरी बेटी जैसी है, और उसने तेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने वकील साहब को दूरभाष लगाया। मैंने कहा, वकील साहब, आप आ सकते हैं। 5 मिनट में वकील साहब आए। उनके साथ 2 सिपाही थे। मैंने कहा, ये है रोहित कुमार, मेरा पति, और ये है काजल, मेरी बहन। इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी की, मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश बनाई, मेरे बच्चे को छीनने की योजना बनाई, और मुझे बेहोश अवस्था में मरा मानकर शादी करने की कोशिश की। ये सबूत है। मैंने वकील साहब को दस्तावेज दिए, दूरभाष के चित्र दिए। वकील साहब ने कहा, मैंने इनके खिलाफ धोखाधड़ी, षड्यंत्र और दोहरी शादी का मामला दायर किया है, साथ ही तलाक और बच्चे की हिरासत का भी। ये कागजात हैं। सिपाही ने रोहित को पकड़ लिया। रोहित ने कहा, ये गलत है, मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ो। मैंने कहा, निर्दोष? तुम्हारे दूरभाष के संदेश, तुम्हारी बातें, सब कुछ सबूत है। तुम कानून में भले छूट जाओ, लेकिन लोगों की नजर में, समाज की नजर में तुम हमेशा अपराधी रहोगे, विश्वासघाती रहोगे। काजल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मम्मी पापा आ गए। प्रिया ने उन्हें बुला लिया था। पापा ने काजल को देखा, दुल्हन के कपड़ों में, रोहित के बगल में। उनके चेहरे पर ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जैसे किसी ने उनका कलेजा निकाल लिया हो। उन्होंने कहा, काजल, तूने ये क्या किया? मैंने तुझे कैसे संस्कार दिए थे? तूने अपनी बहन के साथ विश्वासघात किया।
अपनी बहन के पति के साथ संबंध बनाए, अपनी बहन के बच्चे को छीनने की योजना बनाई। तू मेरी बेटी है? काजल ने कहा। पापा, आप नहीं समझेंगे। मुझे रोहित से प्यार है, सच्चा प्यार। पापा ने हाथ उठाकर कहा, चुप! एक शब्द भी नहीं। ये प्यार नहीं, पाप है, विश्वासघात है। मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। आज से तू मेरी बेटी नहीं। मैंने तुझे अपने घर से, अपने दिल से निकाल दिया। मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी, जमीन पर बैठ गईं, सिर पीटने लगीं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने एक बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए। मैं नहीं जानती थी वो ऐसी निकलेगी। मुझे माफ कर दे। मैंने मम्मी को उठाया, गले लगाया, कहा, मम्मी, ये आपकी गलती नहीं। कुछ लोग खुद गलत रास्ते चुनते हैं। आपने दोनों बेटियों को एक जैसा प्यार दिया, लेकिन एक ने गलत रास्ता चुना। ये उसकी गलती है, आपकी नहीं। मम्मी रोती रहीं, मुझे कसकर पकड़े रहीं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रोहित को सिपाही थोड़े दिन के लिए हिरासत में ले गए, फिर जमानत पर छोड़ दिया। लेकिन अदालत का मामला चल रहा था। काजल को भी नोटिस मिला। वो घर से भाग गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। पापा ने उसे घर से बेदखल कर दिया, उसका सामान बाहर फेंक दिया। मैंने तलाक और हिरासत के लिए मामला दायर किया। अदालत में कई सुनवाइयां हुईं, महीनों चली। रोहित ने बहुत कोशिश की अपना बचाव करने की, वकील लगाया, झूठ बोला, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। दूरभाष के संदेश, प्रिया की गवाही, मेरा बयान, सब कुछ। 6 महीने बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मुझे तलाक मिल गया। मेरे बेटे की पूरी हिरासत मुझे मिली। रोहित को बच्चे से मिलने का अधिकार मिला, लेकिन मेरी उपस्थिति में। और घर और संपत्ति वो पहले से ही मेरे नाम पर थी, पापा की दी हुई। रोहित को कुछ नहीं मिला, गुजारा भत्ता भी नहीं, क्योंकि गलती उसकी थी, धोखाधड़ी उसने की थी। अदालत ने साफ कहा, पति ने पत्नी के साथ विश्वासघात किया, षड्यंत्र रचा, यह अक्षम्य है। रोहित की नौकरी चली गई। जब कंपनी को पता चला कि वो अदालती मामले में फंसा है, उन्होंने निकाल दिया। उसकी समाज में प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। अपनी पत्नी को धोखा दिया, साली के साथ संबंध बनाए, बीवी के बेहोश रहते शादी करने चली। कैसा आदमी है? उसकी माँ ने उससे बोलना बंद कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। वो अकेला रह गया, किराए के एक छोटे से कमरे में। कोई नौकरी नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई परिवार नहीं। काजल, उसकी खबरें आती रहीं। वो किसी दूर के शहर में चली गई। सुना कि वो वहां किसी शादीशुदा आदमी के साथ रहने लगी। लेकिन वहां भी लोगों को पता चल गया कि उसने क्या किया था। किसी ने उसे पहचान लिया, उसकी कहानी फैल गई। उसे समाज से बेइज्जत किया गया। वो आदमी भी उसे छोड़कर चला गया जब उसे सच पता चला। अब वो बिल्कुल अकेली थी। किसी ने कहा कि वो मुझसे माफी मांगना चाहती है, संदेश भेजे, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने साफ कर दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जो विश्वासघात उसने किया अपनी सगी बहन के साथ, उसकी कोई माफी नहीं। वो मेरे लिए मर चुकी है। और मैं अपने बेटे के साथ अपने घर में रहने लगी। पापा की दी हुई संपत्ति, मेरा अपना घर, 3 कमरों का सुंदर मकान। मैंने उसे सजाया, अपनी पसंद से, अपने रंगों से। मैंने फिर से नौकरी शुरू की। पहले घर से काम किया, फिर धीरे धीरे बाहर भी। जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया। सास कभी कभी मिलने आती हैं। वो मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हैं, घंटों खेलती हैं उसके साथ। कहती हैं, बेटा, तू मेरा पोता है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, चाहे तेरे बाप ने जो भी किया हो। प्रिया भी अक्सर आती है। अब वो मेरी सच्ची सहेली बन गई है, दोस्त बन गई है। वो कहती है, भाभी, आप मेरी प्रेरणा हैं। आपने हार नहीं मानी, आपने लड़ाई लड़ी और जीती। आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है। साल भर हो गया। मैंने घर पर एक छोटी सी समारोह रखी है। मम्मी पापा आए हैं, सास ससुर जी आए हैं, प्रिया आई है, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। सब खुश हैं। मेरा बेटा मुस्कुरा रहा है, नए कपड़े पहने हुए, नीली कमीज, सफेद पैंट, गोल मटोल, स्वस्थ। मैं उसे गोद में लिए खड़ी हूं।
मैं उसे देखती हूँ और सोचती हूँ, ये मेरी ताकत है। इसके लिए मैं बेहोशी से वापस आई। इसके लिए मैं लड़ी और जीती। आज सुबह रोहित का दूरभाष आया था। उसने कहा, आरती, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं पछता रहा हूँ। कृपया मुझे एक मौका दो। मैंने दूरभाष काट दिया। एक शब्द भी नहीं बोली। मैं उसे माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। जो उसने किया वो अक्षम्य है। लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं करती। मैं बस उदासीन हूँ। वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहा। एक अजनबी है, बस। काजल का भी एक संदेश आया था। लिखा था, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं गलत थी। कृपया मुझसे बात करो। मैंने वो संदेश पढ़ा और मिटा दिया। उसे माफ करने का सवाल ही नहीं। जो उसने किया, जो विश्वासघात किया, उसकी कोई माफी नहीं। वो मेरे लिए मर चुकी है। मेरी कोई बहन नहीं है। लेकिन मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने अपनी लड़ाई लड़ी और जीती। मैंने अपने बेटे को बचाया। मैंने अपनी इज्जत बचाई। और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को बचाया। मैं अब वो आरती नहीं हूं जो हर बात मान लेती थी, जो आंख मूंद कर भरोसा करती थी, जो शक करने से डरती थी। मैं अब एक मजबूत औरत हूं, एक माँ हूं, एक योद्धा हूं, एक जीवित बची हुई औरत हूं। मैं अपने बेटे को चूमती हूं। वो खिलखिलाकर हंसता है, नन्हे हाथों से मेरा चेहरा छूता है। मैं मुस्कुराती हूं। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया। धोखा, दर्द, विश्वासघात, बेहोशी, मौत के करीब का अनुभव। लेकिन उसी जिंदगी ने मुझे ताकत भी दी, मेरा बेटा भी दिया, और एक नई शुरुआत भी दी। एक नया जीवन जो मैंने खुद बनाया है। मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ। सड़क पर लोग आ जा रहे हैं। जिंदगी चल रही है। मेरी जिंदगी भी चल रही है। एक नई राह पर, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए सपने के साथ। मैं जानती हूँ, आगे भी मुश्किलें आएंगी। अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं होगा। समाज के ताने सुनने होंगे। लेकिन मैं अब डरती नहीं, क्योंकि मैंने सबसे बुरा देख लिया है। मौत को करीब से देखा है। विश्वासघात को महसूस किया है। और मैं उससे भी निकल आई हूँ। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरा बेटा मेरे पास आता है। चलना सीख रहा है। लड़खड़ाते कदम। वो अपनी छोटी सी उंगली से मेरा हाथ पकड़ता है। मैं उसे देखती हूँ। उसकी मासूम आंखें, उसकी मीठी मुस्कान। यही मेरी दुनिया है। यही मेरी खुशी है। यही मेरी जीत है। मैं उसे गोद में उठाती हूँ और कहती हूँ, बेटा, तुझे पता है मम्मा कितनी मजबूत है। मम्मा मौत से लड़कर आई है, तेरे लिए। तूने मुझे जिंदा रहने की वजह दी। तूने मुझे लड़ने की ताकत दी। तू मेरी जान है। वो समझ नहीं पाता, बस मुस्कुराता है। मेरे गाल को छूता है और मैं भी मुस्कुरा देती हूँ। जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना। मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी बहन, मेरा पति, मेरी शादी, लगभग मेरी जान। लेकिन जिंदगी ने मुझे कुछ दिया भी। मेरी ताकत, मेरी इज्जत, मेरा बेटा, मेरा अपना घर, और सबसे बड़ी बात, खुद को जानने का मौका, खुद को पहचानने का मौका। आज मैं वो औरत हूं जो अपने दम पर खड़ी है, जिसे किसी की जरूरत नहीं, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है, जो अपनी जिंदगी खुद जी सकती है। और ये एहसास किसी भी रिश्ते, किसी भी प्यार, किसी भी शादी से बड़ा है। मैं अपने बेटे को चूमती हूँ और अपने आप से वादा करती हूँ, मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी दूंगी, तुझे अच्छे संस्कार दूंगी, तुझे सिखाऊंगी औरतों का सम्मान कैसे करते हैं, रिश्तों की कदर कैसे करते हैं, सच्चाई की राह पर कैसे चलते हैं, विश्वास कैसे रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, गलत के खिलाफ कैसे खड़े होते हैं, कैसे लड़ते हैं, कैसे जीतते हैं। रात हो गई है। मेरे घर में रोशनी जल रही है। मैं अपने बेटे को सुलाती हूँ, उसके पालने के पास बैठती हूँ, लोरी गाती हूँ। वो धीरे धीरे सो जाता है। मैं उसे देखती रहती हूँ। कितना मासूम है, कितना प्यारा है, मेरा बेटा। फिर मैं अपने कमरे में जाती हूँ, बिस्तर पर लेटती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, और पहली बार महीनों में, सालों में मुझे चैन की नींद आती है। गहरी नींद,
बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मेरा बेटा सुरक्षित है। हम दोनों अपने घर में हैं, अपनी दुनिया में हैं, और कोई हमें अब नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब सुबह होती है तो मैं उठती हूँ, अपने बेटे को तैयार करती हूँ, नहलाती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, काम के लिए तैयार होती हूँ। जिंदगी फिर से शुरू होती है, लेकिन अब यह एक नई जिंदगी है। एक ऐसी जिंदगी जो मैंने खुद बनाई है, अपनी शर्तों पर, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से। और हर रात जब मैं सोने जाती हूँ, तो मुझे अपनी उस पुरानी जिंदगी की याद आती है, जब मैं भोली थी, जब मैं आंख मूंद कर भरोसा करती थी, जब मैं सवाल नहीं पूछती थी। लेकिन फिर मुझे एहसास होता है, वो जिंदगी झूठी थी, वो खुशी नकली थी, वो भरोसा बेमानी था। असली खुशी तो अब है, जब मैं अपने दम पर खड़ी हूँ, जब मैं अपनी ताकत जानती हूँ, जब मैं अपनी जीत का जश्न मना सकती हूँ। मेरी बहन ने मेरे पति से शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हार गई। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन वो हार गया। और मैं जीत गई, क्योंकि मैं हार नहीं मानी। मैं लड़ती रही, मौत से लड़ी, बेहोशी से लड़ी, विश्वासघात से लड़ी, और मैं जीत गई। ये मेरी कहानी है, एक औरत की कहानी जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर सब कुछ वापस पा लिया। ये उस औरत की कहानी है जो गहरी बेहोशी से वापस आई, न सिर्फ जिंदा रहने के लिए, बल्कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी जीत के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने बच्चे के लिए। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे गर्व होता है, खुद पर, अपनी ताकत पर, अपनी जीत पर, क्योंकि मैंने साबित कर दिया, एक औरत कभी कमजोर नहीं होती, बस उसे अपनी ताकत पहचाननी होती है। और जब वो अपनी ताकत पहचान लेती है, जब वो अपने लिए खड़ी होती है, जब वो लड़ने का फैसला करती है, तो कोई उसे हरा नहीं सकता, कोई उसे तोड़ नहीं सकता, कोई उसे झुका नहीं सकता। मैं आरती हूँ, और यह मेरी जीत की कहानी है। यह मेरे जीवन की कहानी है। यह मेरी ताकत की कहानी है।